नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 88 को। यह आपकी 16 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना पोल साइंस यानी कि सिविक्स के 4th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज को पढ़ना जारी रखेंगे। संस्थाओं का कामकाज इस पाठ में हम समझने की कोशिश करें कि लोकतंत्र में सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार कैसे लोगों की आवश्यकताओं या उनको ज़रूरतों को पूरा करती है। इसमें हम प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके गठन और उनके कार्य प्रणाली के बारे में समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम पिछली कुछ क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने एक बार फिर से पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है विधायिका, विधायिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, यानी कि हमारी जो संसद है वो विधायिका है। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, जिसका प्रमुख कार्य होता है कानूनों को लागू करना और सरकार की नीतियों को लागू करना। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है न्याय प्रदान करना और कानूनों की ठीक से व्याख्या करना। ओके, आज की इस वर्कशीट में हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका की बात करेंगे। कार्यपालिका क्या है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, बात करेंगे हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनकी शक्तियों की, उनके कार्यों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। देश में संसद के द्वारा पारित जो विधेयक है या जो कानून है उसको अमली जामा पहनाना, अमली जामा पहनाना मतलब लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। यानी कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो यही होता है सरकार की नीतियों को और संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों को लागू करना। इसके लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। तो कार्यपालिका होती क्या है कि सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। चाहे वो कानून हो, चाहे वो कोई सरकार की योजना हो, चाहे वो सरकार की नीति हो, उस नीति को लागू करने वाली जो संस्था होती है उसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। ओके, यानी कि जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, जितने भी ऑफिशियल होते हैं वो सभी कार्यपालिका में आएंगे। ओके, जो आपके शिक्षक है वो भी कार्यपालिका में, जो आईएएस आईपीएस है वो भी कार्यपालिका में आएंगे। कार्यपालिका 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री ये भी आएंगे और साथ ही साथ जो अधिकारी है आईएएस आईपीएस है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसी आधार पर कार्यपालिका 2 प्रकार की हो सकती है। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ है कि वो लोग जो हम चुनते हैं, तो इसमें जो भी आएंगे उनका हम निर्वाचन करते हैं, यानी कि चुनाव करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। जैसे अपने देश की बात करें तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। श्रीलंका की बात करें 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ओके, 4 वर्षों के लिए किया जाता है अमेरिका में। ओके, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए इनका चुनाव होता है जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। और उस समय के बाद उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक रद्द हो जाती है, उसके बाद दोबारा से चुनाव होते हैं। ठीक, जैसे कि अपने देश में प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है या राष्ट्रपति हैं, तो वो कार्यपालिका के अंग है, हिस्से हैं, लेकिन वो अस्थायी कार्यपालिका, एक निश्चित समय के लिए चुने जाएंगे, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, उसके बाद हो सकता है नई कार्यपालिका बने। ओके, दूसरी तरफ हमारी स्थायी कार्यपालिका आती है। स्थायी कार्यपालिका में चुनाव नहीं होता बल्कि नियुक्ति होती है। ओके, आपने देखा होगा कि एग्जाम दिए जाते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। टीचर्स ऐसे ही चुन करके नहीं आते बल्कि नियुक्त होकर के आते हैं। ओके, और इनकी नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है। लंबे समय के लिए मतलब रिटायरमेंट की एज पर, यानी कि किसी राज्य में जो 60 वर्ष होगी, किसी में 58 वर्ष होगी, 58 ईयर्स होगी, तो उस समय के लिए वो कार्य करते हैं। सरकार बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम स्थायी कार्यपालिका, यानी कि जो अधिकारी है उसको हम स्थायी कार्यपालिका कहेंगे। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और सरकार बदलने के साथ ये नहीं बदलते हैं। ठीक, तो इसमें आपके आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स आ गए, नौकरशाही या सिविल सर्वेंट जितने भी है वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्थायी और अस्थायी या फिर राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका में। राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, यानी कि यहाँ पे हम व्यक्ति की बात नहीं करें, मोदी जी की बात नहीं करें, हम मनमोहन सिंह जी की बात नहीं करें, हम बात करें संस्था के तौर पर। जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है।
वास्तविक शक्तियों की बात करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो पद होता है वो देश में प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जिस दल को या जिस गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिलता है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बहुमत का अर्थ क्या होता है? यानी कि जितनी सीटें उससे आधे से एक ज़्यादा सीट। अपने यहाँ पर लोकसभा में चुनाव होता है 543 सीटों के लिए, तो बहुमत कितना चाहिएगा? आधे से एक ज़्यादा, यानी कि 272, 272 सीटें चाहिए होगी। जिस दल या गठबंधन को ये सीटें मिल जाएगी, मतलब उस दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री है वो सलाह देते हैं, सलाह का मतलब है सीधे तौर पे लिस्ट देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति है उनको शपथ दिलाते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए। ओके, अगर वे संसद के सदस्य नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो, तो क्या करना होगा कि उन्हें मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा के सदस्य चुने जाएं या फिर राज्यसभा के। जैसे राज्यसभा के जो सदस्य वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, हमारे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं राज्यों के, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। ओके, तो जो प्रधानमंत्री या मंत्री है वो सदन के किसी भी सदस्य की, यानी कि वो अपर हाउस या लोअर हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने अनिवार्य है। नहीं है तो 6 महीने में उन्हें बनना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा? उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसमें बात करेंगे हम मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं और जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। आमतौर पे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट मतलब उसमें मुख्यमंत्री, मतलब जो प्रमुख विभागों के मंत्री है वो उसमें शामिल होते हैं, और जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसी में ही लिए जाते हैं। यानी कि जैसे देश के गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, तो वो कौन से होंगे? प्रमुख डिपार्टमेंट होंगे ना, तो इनके जो मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। ठीक। दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, कि अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार भाग लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है तो उसमें ये भाग लेते हैं, अदरवाइज ये भाग नहीं लेते। ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, यानी कि इनके पास जो विभाग होते हैं वो अमूमन कम इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये हालांकि होते स्वतंत्र है, अपनी तरफ से कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास जो डिपार्टमेंट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। ओके, जो राज्य मंत्री होते हैं वो एक तरीके से उप मंत्री होते हैं। जैसे होता है ना फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, तो ये एक तरीके से सेकंड मॉनिटर होते हैं। ये अपने विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री हैं, ओके, गृह मंत्री हैं, उनके साथ साथ 2 गृह राज्य मंत्री भी होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। किन की हेल्प करते हैं? जो गृह मंत्री हैं। ऐसे वित्त मंत्री होते हैं, वित्त राज्य मंत्री भी होते हैं। वित्त राज्य मंत्री है तो वित्त मंत्री के अंडर में काम करेंगे। ठीक, तो इनको हम उप मंत्री कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो ये तो बात हुई मंत्रिपरिषद की। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों की और उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं और सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री के पास व्यापक शक्तियां होती है, अधिकार होते हैं। जैसे कुछ शक्तियों की बात करें तो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं और फाइनल जो मोहर लगती है वो फाइनल मोहर प्रधानमंत्री की ही लगनी होती है। वहाँ पर विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, सुरक्षा, हमारा रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, बहुत सारे मंत्रालय अलग अलग, तो उन विभागों में तालमेल बिठाने का कार्य है वो प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में आपस में कोई झगड़ा हो जाए, ठीक, कोई विवाद हो जाए किसी भी निर्णय को लेकर के, तो उस विवाद का निपटारा प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखने का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। हालांकि डिपार्टमेंट दे दिए गए कि ये व्यक्ति है, ये किसका मुखिया रहेगा, ये रक्षा मंत्री है, ये गृह मंत्री है,
ये हमारे खेल मंत्री है, ओके। लेकिन उनके कार्यों की जो निगरानी करने का कार्य होता है वो प्रधानमंत्री को होता है। यूँ कह लीजिए कि स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक वैसा ही कार्य देश में प्रधानमंत्री का होता है, यानी कि वो देश के प्रिंसिपल होते हैं। सभी मंत्रियों को जो काम है उनका वितरण करना, जैसे प्रिंसिपल है स्कूल में अलग अलग क्लास इंचार्ज बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग उनको जिम्मेवारी दे दी जाती है। इको क्लब के इंचार्ज होंगे, ये असेंबली इंचार्ज होंगे, ये डिसिप्लिन इंचार्ज होंगे, ये एग्जाम इंचार्ज होंगे, ये मिड डे मील इंचार्ज होंगे। तो इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री वो कामों का भी बंटवारा कर दें कि कौन से मंत्री किस विभाग के इंचार्ज होंगे, यानी कि ये उनके कार्य या फिर शक्तियाँ होंगी। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता, ऑटोमेटिक, अलग से देने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, ओके, रिजाइन कर दिया, तो पूरा मंत्रिमंडल है उसका ही त्यागपत्र माना जाएगा। यानी कि अगर नया प्रधानमंत्री बनेगा तो नए सिरे से मंत्रिपरिषद है उसका गठन करेगा। जबकि गठबंधन सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है, अगर मान लीजिए कि जिस एक ही दल की अगर सरकार है तो उसका प्रधानमंत्री होता है, उसके पास शक्तियां थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वह अपने अनुसार डिसीजन ले पाता है। जो गठबंधन का प्रधानमंत्री होता है वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। जैसे अगर हम बात करें मनमोहन सिंह जी की, तो उनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, कई सारे और दलों का समर्थन प्राप्त था, तो उन्हें बाकी दलों के हितों को भी ध्यान में रखना होता था कि वो क्या कहते हैं। एक मिलीजुली सरकार चलती थी। अब की अगर बात करें तो जो मोदी सर हैं तो इनकी खुद की पार्टी है जिनको बहुमत प्राप्त है, तो ये अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बात हुई प्रधानमंत्री के कार्यों की या उनके शक्तियों की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं होता, यानी कि उनका चुनाव है जनता के द्वारा नहीं होता, हम वोट नहीं डालते, बल्कि हम किन को चुनते हैं, हम एमपी को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं ना, हम चुनते हैं विधायक को। और जो सांसद और विधायक है, यानी कि जो संसद और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही वोट डाल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेथड से होता है, प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता है। राष्ट्रपति केवल नामात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कहने को तो कि राष्ट्रपति ये कार्य कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, नियमों के अनुसार करनी होती है, या फिर प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो होती है उसकी सलाह के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए उनके पास जो शक्तियाँ होती है वो दिखावे भर की होती है, नामात्र की शक्तियाँ होती है। फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति, सरकार को सलाह दे सकते हैं। सभी प्रमुख जो नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट जो भी होती है, उनको नियुक्ति कौन देता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, राज्य के न्यायालयों के जो न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि करते प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन करते तो राष्ट्रपति है ना, ये भी उनकी प्रमुख शक्तियों में शामिल होगा। इसके साथ साथ भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ये एक्चुअल पावर है उनके पास कि युद्ध की स्थिति हो तो उस समय इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, इनके पद का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, यानी कि संसद ने पास कर दिया तो पास करने के बाद वो सिर्फ विधेयक रहेगा, कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न देंगे, चलिए इन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, कार्यपालिका किसे कहते हैं और देश में इसकी ज़रूरत क्यों है, ये हमें बताना है। ओके, कार्यपालिका किसे कहते हैं ये हमें बताना है, और देश में इसकी आवश्यकता क्यों होती है ये भी हमें बताना है। तो सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं, यानी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको कार्यरूप देने वाली जो संस्था है उसे हम कार्यपालिका कहेंगे। देश में संसद नहीं होगा, संसद होगा। संसद द्वारा पारित कानून और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, यानी कि देश में जो संसद कानून पास करती है या सरकार की जो नीतियाँ होती है
उनको लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जब मंत्री है तो चुने जाते हैं कितने समय के लिए, 5 वर्षों के लिए, तो उनका चुनाव होता है और निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है, उसके बाद दोबारा से चुनाव होगा। तो होती है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि इसको हम अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में लंबे समय के लिए नियुक्ति होती है। एक पहली चीज़ तो चुनाव नहीं होता बल्कि नियुक्ति होती है, जैसे एग्जाम वगैरह के द्वारा, ठीक। दूसरा ये कि इसमें लंबे समय के लिए होती है। लंबा समय कितना, रिटायरमेंट तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक। जैसे कि सरकारी कर्मचारी हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो सभी राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, वर्णन कीजिए। यानी कि हमें बताने हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों को। तो कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करना, ये पहली शक्ति या अधिकार होता है प्रधानमंत्री का। दूसरा, विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करते हैं प्रधानमंत्री। तीसरा, विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करते हैं प्रधानमंत्री। और चौथा, मंत्रियों के विभागों का निपटारा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। यानी कि ये प्रमुख कार्य या फिर शक्तियां होती है प्रधानमंत्री की। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, हमारे देश में राष्ट्रपति के पद की भूमिका के महत्व को हमें लिखना है कि राष्ट्रपति का पद कैसे हमारे देश में महत्वपूर्ण, यानी कि यहाँ पर भी हमें उनके कार्य अथवा शक्तियों के बारे में बताना है। राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति सरकार के कार्यों की निगरानी करते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं और कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी कि ये प्रमुख उनके कार्य या फिर शक्तियां हैं और इनसे उनका महत्व हम समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।